चरण को सोन किंगहुआन की रक्षा करते देख प्रिया क्रोधित और चिढ़ गई। वह जानती थी कि सोन किंगहुआन में कुछ अजीब है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी के मन को सीधे नियंत्रित कर सकती है। ये बहुत ही भयावह था। चरण आमतौर पर एक समझदार और स्पष्टवादी व्यक्ति था, लेकिन अब वह सोन किंगहुआन पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। हालांकि वर्तमान स्थिति ये थी कि चरण सोन किंगहुआन की रक्षा कर रहा था और किसी को भी उसके करीब नहीं आने दे रहा था। लू हुई, जियांग मुवान और अन्य लोग चरण पर सीधे हमला नहीं कर सकते थे। जैसे ही दृश्य गतिरोध में आ गया, सोन किंगहुआन ने चरण के हाथ में अपना हाथ डाला और आकर्षक स्वर में कहा, चरण, वे बहुत परेशान करने वाले हैं। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर चरण का चेहरा खुशी से चमक उठा। अच्छा अच्छा किंगहुआन, चलो हम कमरे में वापस चलते हैं। उसने अपनी बात खत्म की और सोन किंगहुआन का हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम से बाहर ले जाने ही वाला था कि प्रिया जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। चरण, तुम इस औरत के साथ अकेले नहीं रह सकते। प्रिया को लगा कि चरण इस समय सोन किंगहुआन के मोह में पूरी तरह से डूबा हुआ है। अगर वे दोनों अकेले कमरे में लौटते तो कोई नहीं जानता कि वे क्या करते। वह बहुत परेशान करने वाली है चरण, सोन किंगहुआन बगल से धीरे से बोला। प्रिया को अपना रास्ता रोकते देख चरण कुछ नाराज हुआ। उसने आगे बढ़कर प्रिया को एक तरफ धकेल दिया, फिर सोन किंगहुआन के साथ दरवाजे की ओर चल पड़ा। प्रिया को उम्मीद नहीं थी कि चरण उसे धक्का देगा। बिना तैयारी के उसका शरीर लड़खड़ा गया। जियांग मुवान जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। चरण, प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज़ टूट गई और रुंध गई। पापा, नानी की गोद में नन्ही के रान ने अपने पिता को जाते देखा और गले लगने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। माँ और बेटी की आवाज़ें एक के बाद एक गूंज रही थीं। चरण के कदम थोड़े रुके, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पीठ सीधी की और सोन किंगहुआन को लिविंग रूम से बाहर ले गया। प्रिया सोन किंगहुआन के साथ हाथ में हाथ डाले उसके पीछे हटते हुए रूप को देख रही थी। उसका दिल घबराहट से भर गया था। क्या वह सचमुच सोन किंगहुआन की योजना को कामयाब होते हुए देखने वाली थी? क्या होगा अगर वह चरण को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? प्रिया ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने आंखें पोंछीं और जल्दी से जियांग मुवान से कहा, हम चरण को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। सब लोग, पहले चरण और सोन किंगहुआन को अलग करने का मौका ढूंढो, फिर हम सब मिलकर सोन किंगहुआन से निपटेंगे। जी मैडम, सभी ने जवाब दिया और जल्दी से चुपचाप चल पड़े। चरण सोन किंगहुआन को फुरुई आंगन के पश्चिम की ओर एक कमरे में ले गया। कमरे में दाखिल होते ही सोन किंगहुआन लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ चरण की ओर देखा और उसे इशारा किया, चरण आओ मेरे बगल में बैठो। चरण ने उसे मोहित होकर देखा और जल्दी से उसके पास आकर बैठ गया। सोन किंगहुआन खिलखिलाकर हंसी, कितना आज्ञाकारी चरण, क्या हम कोई खेल खेलें? हम राज साझा करेंगे, मैं तुम्हें अपने राज बताऊंगी और तुम्हें मुझे अपने। ठीक है, चरण ने सिर हिलाया। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ तुम्हारे क्या राज हैं? सोन किंगहुआन की आंखें गहरी थीं, उनमें उत्सुकता झलक रही थी। पहले मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताओ। मैं स्वर्ग से आए वेंकु तारे का पुनर्जन्म हूँ। इस विपत्ति से पार पाकर मैं फिर से अमरों की श्रेणी में शामिल हो सकूंगा। चरण ने सोन किंगहुआन की ओर देखा और गंभीरता से उत्तर दिया। तुमने क्या कहा? सोन किंगहुआन को लगा कि उसने गलत सुना है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह अविश्वास से चारण को देख रही थी। चारण ने वही दोहराया जो उसने अभी कहा था। तुम। सोन किंगहुआन कुछ नाराज हुई। अगर चारण उसे इतने मोहित भाव से न देखता तो उसे सचमुच लगता कि चारण उसके साथ कोई चाल चल रहा है। लेकिन उसके गंभीर व्यवहार को देखकर सोन किंगहुआन को भी थोड़ा संदेह हुआ। चारण के बारे में अपनी खोजबीन से वह जानती थी कि वह प्रतिभाशाली, अद्वितीय, असाधारण ज्ञान और असाधारण क्षमताओं का स्वामी है। बाहरी लोगों की नज़र में उसके बारे में वाकई कई अटकलें थीं। क्या ये सच हो सकता है कि वह सचमुच स्वर्ग से उतरा वेंकु तारा हो? अपने मन में बेतुके विचार को दबाते हुए सोन किंगहुआन ने पूछना जारी रखा, इस राज के अलावा तुम्हारे पास और क्या राज हैं? और वह कौन सा द्रव था जो तुमने कल अपने नाना को पिलाया था? वह एक औषधीय द्रव है जिसे मैंने एक प्राचीन सूत्र का उपयोग करके परिष्कृत किया है। ये जीवन बचा सकता है, चोटों को ठीक कर सकता है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, शरीर को मजबूत बना सकता है और यौवन और सुंदरता को बनाए रख सकता है। आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएं, युवापन और सौंदर्य को बनाए रखें। श्रवण चरण के शब्द सुनते ही सोन किंगहुआन खुद को उसके चेहरे से छुए बिना नहीं रह सकी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। मैं भी इसे लेना चाहती हूँ चरण टिल्ड। उसने हाथ बढ़ाकर चरण का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ धीमी और मीठी थी। चरण ने उसे गौर से देखा, फिर अपनी गोद से हरे रंग के तरल पदार्थ की एक बोतल निकाली और उसे थमा दी। इसे पी लो। तरल पदार्थ की बोतल देखते ही सोन किंगहुआन की आंखें चमक उठीं।
उसने जल्दी से उसे उठाया, ढक्कन खोला और उसे धीरे से कुछ बार सूंघा। तरल पदार्थ में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके सोन किंग हुआन का दिल खुश हो गया। उसने बेसब्री से अपना सिर पीछे झुकाया और उसे पी गई। और सचमुच वह तरल पदार्थ ठंडा और मीठा था, पीने में बहुत सुखद। औषधीय तरल पदार्थ पीने के बाद सोन किंग हुआन ने धीरे से कहा, चरण, प्रिया को तलाक दे दो, उसे दूर भेज दो और फिर हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, ठीक है? उसकी आंखों में हल्का बैंगनी रंग था और उसकी आवाज़ में एक अजीब लय थी। चरण ने उसकी ओर देखा और धीरे से अपने होंठ सिकोड़ लिए, नहीं। इससे पहले कि सोन किंग हुआन कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने सोन किंग हुआन पर अपनी हथेली से वार किया, जिसकी ताकत तेज थी और जिसमें बेहद गहरी आंतरिक ऊर्जा थी। सोन किंग हुआन हैरान रह गई। वह समय रहते बच नहीं सकी और उसके कंधे पर जोर का वार हुआ, जो सोफे के पिछले हिस्से से जोर से टकराया। उसके होंठों के कोने से ताज़ा खून की एक धार बह निकली और उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। चरण, क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए ऐसा कर रही थीं? उसका शरीर हवा में उड़कर लिविंग रूम के बीचों बीच जा गिरा और उसने चरण को घृणा से घूरा। चरण ने ठंडी सांस ली, वरना। सोन किंग हुआन को लगा कि उसे बहुत अपमान सहना पड़ा है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी कलाई की घंटियां हल्के से झंझना उठीं, जिससे एक स्पष्ट झंझनाहट की आवाज़ निकली। चरण के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने महसूस किया कि जैसे ही यह ध्वनि उसके कानों में पड़ी, उसका मन अस्त व्यस्त हो गया। चरण, चरण, मेरी तरफ देखो। सोन किंग हुआन की धीमी आवाज़ आई, जिसमें एक अद्भुत आकर्षक शक्ति झलक रही थी। चरण ने उसे उदासीनता से देखा। सोन किंग हुआन, संघर्ष करना बंद करो। तुम्हारी यह चाल मेरे सामने बेकार है। सोन किंग हुआन चिंतित और क्रोधित दोनों थी। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय किया और चरण के मन को मोहित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तभी उसने अचानक महसूस किया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा शक्तिहीन हो रही है और तेजी से क्षीण हो रही है। तुमने मेरे साथ क्या चाल चली? क्या अभी उस तरल पदार्थ की बोतल में कुछ गड़बड़ थी? अपनी आंतरिक ऊर्जा को तेजी से खत्म होते देखकर सोन किंग हुआन की आंखों में डर और घबराहट उभर आई। हाँ, उस तरल पदार्थ की बोतल में हुआगोंग सांत विलय कौशल चूर्ण था। चारण हंसा। हुआगोंग सांत विलय कौशल चूर्ण पीने के बाद तुम्हारी सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तुम पूरी तरह से एक साधारण इंसान बन जाओगे। नहीं, नामुमकिन, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोन किंग हुआन इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकी। वह गुस्से से दहाड़ी, उसके चेहरे पर एक उन्मत्त भाव था और वह चारण की ओर दौड़ी, उससे मरते दम तक लड़ना चाहती थी। हालांकि उसकी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसका में शु प्रदर्शन न कर पाने के कारण वह चारण के सामने बिल्कुल भी नहीं थी। चारण ने बस एक हथेली से वार किया और सोन किंग हुआन सीधे आंगन में उड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और एक हल्की सी आवाज के साथ मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। जियांग मुवान और उसके पीछे आए बाकी लोग तेजी से आंगन में दौड़े और यह नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि सोन किंग हुआन के लंबे काले बाल धीरे धीरे काले और सफ़ेद, रूखे और मुरझाए हुए हो रहे थे और उसकी चिकनी, गोरी त्वचा पर भी महीन रेखाएं उभर आई थीं और उसके चेहरे पर कई गहरे पीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ ही पल पहले की तुलना में वह सचमुच 20 साल बूढ़ी हो गई थी। सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे जब एक जवान, खूबसूरत औरत उनकी आंखों के सामने 40 या 50 साल की एक अधेड़ उम्र की औरत में बदल गई। प्रिया, जो भीड़ के पीछे पीछे आई थी और चरण को लेकर बेहद चिंतित थी, जब उसने आंगन में उस अस्त व्यस्त औरत को देखा, जो अपने कहे शब्द भूल गई थी, तो वह दंग रह गई। चरण घर से बाहर निकला और लू हुई, जियांग मुवान और बाकियों को निर्देश दिया, उसे पकड़ लो। जी, सर। ये देखकर कि चरण की आंखें साफ थीं और वह होश में आ गया था, सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। लू हुई और जियांग मुवान जल्दी से आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया, सोन किंग हुआन को जमीन से उठाया और उसके हाथ मरोड़कर उसकी पीठ के पीछे कर दिए। प्रिया जल्दी से पास आई, चरण का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। पति, क्या आप ठीक हैं? चरण ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ, तियान तियान। मुझे माफ़ करना, अभी अभी मैं, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। चलो पहले मौजूदा हालात से निपट लेते हैं। प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों में गहरी नाराज़गी झलक उठी। चरण का दिल बैठ गया, ये जानकर कि उसने इस बार अपनी पत्नी को दुखी और परेशान कर दिया है। वह प्रिया को समझाने ही वाला था कि उसने देखा कि वह मुंह फेरकर सोन किंग हुआन की तरफ देख रही है। वह अचानक ऐसी कैसे हो गई? सब भी हैरान थे, उनकी निगाहें सोन किंग हुआन को देखते ही अजीब और सदमे से भर गईं। पता नहीं, उसने ज़रूर कोई बुरी तरकीब सीखी होगी। इस औरत में लोगों के दिलों को लुभाने की क्षमता है, चरण ने कहा। फिर उसने सोन किंग हुआन की तरफ तेजी से देखा। सोन किंग हुआन, तुम असल में कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? सोन किंग हुआन ने सबकी आंखों में अजीब से भाव देखे। उसे कुछ एहसास हुआ और उसके हाव भाव एकदम बदल गए। उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने चेहरे को छूने की कोशिश करना, एक छोटा सा आईना निकालना और अपना रूप देखना था।
यह अफसोस की बात थी कि वह उस समय जियांग मुवान और लू हुई की गिरफ्त में थी और बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो पा रही थी। चरण की बातें सुनकर उसके दिल में नफरत उमड़ आए और उसने चरण को घूर कर देखा। चरण, तुम मौत के लायक हो। तुमने मेरा जादू बिगाड़ दिया। अगर मैं भूत भी बन जाऊं तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चरण ने अपने सामने बूढ़े चेहरे को देखा और थोड़ा असहज महसूस किया, ये याद करते हुए कि कैसे वह उसकी जादूगरी से मंत्रमुग्ध हो गया था। ये देखकर कि वह सोन किंगहुआन से कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है, उसने हाथ हिलाया और कहा, इसे ले जाओ, उससे सख्ती से पूछताछ करें और उसकी पहचान, पृष्ठभूमि और उद्देश्य का पता लगाना सुनिश्चित करें। जी सर। लू हुई और जियांग मुवान सोन किंगहुआन को ले गए। चरण ने पहले प्रिया को लिविंग रूम में वापस बिठाया, फिर अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन किया। उसने हुआक्सिया मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चेन जियांगवान को फ़ोन किया। चेन जियांगवान हुआक्सिया में मार्शल आर्ट्स के उन गिने चुने ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे और प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में उनके संपर्कों का एक विस्तृत नेटवर्क था। चरण ने सोचा कि चेन जियांगवान सोन किंगहुआन के मूल के बारे में जानते होंगे। फ़ोन लगा और तुरंत जवाब मिला। नमस्ते चेयरमैन चेन, मैं चरण बोल रहा हूँ। क्या आप शिक्षाविद किन हैं? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? चेन जियांगवान ने चरण की आवाज़ सुनकर तुरंत विनम्रता से पूछा। बात कुछ ऐसी है, एक अज्ञात मूल की महिला यहाँ प्रकट हुई है। वह खुद को सोन किंगहुआन कहती है और लोगों के दिलों को लुभाने और दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। चेयरमैन चेन, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? चरण रुका, फिर बोला, अपनी आंतरिक शक्ति खोने के बाद 1 मिनट से भी कम समय में वह 20 की उम्र की युवती से 40 की महिला में बदल गई। चरण की बातें सुनकर चेन जियांगवान खुद को थोड़ा सा सिकुड़ने से नहीं रोक सका। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने चरण से कहा, तुमने जिस व्यक्ति का वर्णन किया है उसके बारे में मुझे कुछ कुछ आभास हो रहा है। कहा जाता है कि संत प्रभु संप्रदाय की एक साध्वी हैं जो अपनी सहज आकर्षक काया के कारण छोटी उम्र से ही एक दुष्ट संप्रदाय के आकर्षण में आ गईं और उन्होंने आकर्षण कौशल विकसित करके आकर्षण तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल कर ली। ऐसा कहा जाता है कि यह आकर्षण कौशल यिन को यांग से भर सकता है और चिर यौवन बनाए रख सकता है। एक बार जब आकर्षण तकनीक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो एक नज़र भी पुरुषों को उनका दीवाना बना सकती है। संत प्रभु संप्रदाय की यह साध्वी 10 वर्षों से भी अधिक समय से प्रसिद्ध हैं। उनकी आंतरिक शक्ति गहन है, लेकिन उनका ठिकाना अप्रत्याशित है और वे शायद ही कभी प्रकट होती हैं। क्या ये सोन किंगहुआन उस दुष्ट संप्रदाय की साध्वी हो सकती है? चरण संत प्रभु संप्रदाय के बारे में जानता था, वे वही दुष्ट संप्रदाय थे जिन्होंने पिछली बार कुनलुन पर्वत पर उत्पात मचाया था। लेकिन क्या पिछली बार वे सभी दुष्ट शैतान और टेढ़े मेढ़े रास्ते पकड़े नहीं गए थे? क्या सोन किंगहुआन उन लोगों में से एक हो सकती है जो जाल से बच निकली? बहुत मुमकिन है कि वह हो। चेन जियांगवान ने चिंता से कहा, क्या वह तुम्हारे पीछे आई थी? तुम ठीक तो हो चरण? मैं तो लगभग उसकी चाल में फंस ही गया था। चरण, चेन जियांगवान से कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि दुष्ट जादू टोने से उम्मीद की जाती है, लोगों को रिझाने के उसके तरीके बहुत तेज हैं, लेकिन अब मैं उसे पकड़ चुका हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। चूंकि तुमने उसे पकड़ ही लिया है, उससे अच्छी तरह पूछताछ करो और देखो कि तुम्हारे पास आने के पीछे उसका क्या इरादा था। चेन जियांगवान को संतति के बारे में फैली अफवाहों का ख्याल आया और वह चरण के लिए एक गहरी पीड़ा महसूस किए बिना नहीं रह सका। हाँ चेयरमैन चेन, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। जब समय मिलेगा तो हम संपर्क में रहेंगे। चरण ने चेन जियांगवान के साथ कॉल खत्म करने के बाद अपना फ़ोन रख दिया और बगल में खड़ी प्रिया को देखा। जब वह फ़ोन पर था, प्रिया चेन जियांगवान के साथ उसकी बातचीत को ध्यान से देख और सुन रही थी। अब जब उसने उसे देखते हुए देखा तो प्रिया ने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर चरण समझ गया कि उसकी पत्नी अभी भी गुस्से में है, इसलिए उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। प्रिया ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसके आलिंगन से मुक्त नहीं हो सकी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। चरण का दिल उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखकर बैठ गया। तियान तियान, तुम बहुत ज्यादा हो। वाह, तुमने तो बस इतना कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो और तुमने मुझे धक्का भी दिया। प्रिया ने उसकी कोमल और पछतावे भरी निगाहों को महसूस किया और उसका दिल कड़वा और अन्याय महसूस कर रहा था। उसकी आवाज़ रुंध गई। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, सब मेरी गलती है, मैं अच्छी नहीं हूँ। चरण ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया, धीरे से प्रिया की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, किंगहुआन द्वारा विकसित किया गया आकर्षण कौशल बहुत शक्तिशाली है और मैं लगभग उस पर मोहित हो गई थी। तियान तियान, मेरी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत नहीं थी, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। प्रिया रो पड़ी और उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। चरण का दिल दुख रहा था और उसने जल्दी से उसके आंसू पोंछे, उसे थमा और दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद प्रिया की भावनाएं आखिरकार स्थिर हुईं। उसने घुटते हुए सवाल किया, तो फिर तुम अभी अभी उसके मोह से कैसे मुक्त हुई? और वह अचानक अपनी युद्ध कला कैसे भूल गई और ऐसी हो गई?
चरण ने उसे गोद में उठाकर गले लगा लिया और प्रिया को समझाया, पहले मैं सचमुच उस पर मोहित था। मेरी आंखें बस उसे ही देखती रहती थीं, मेरा दिमाग सुस्त हो गया था, मेरी सोचने की क्षमता धीमी पड़ गई थी। बाद में वह मुझे अकेले ले जाना चाहती थी और तुम उसे रोकने के लिए आगे आए। हालांकि मैंने तुम्हें धक्का दिया था, तुम्हारी और हमारी बेटी की चीखों ने मुझे थोड़ी स्पष्टता और तार्किकता वापस दिला दी। वह रुका, 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर आगे बोला, मैंने उस मौके का फायदा उठाकर अपनी अंतरिक्ष कलाकृति से एक स्टील की सुई निकाली और उसे अपने पैर में चुभो दिया, जिससे मैं जागता रहा और उसकी जादू की तकनीक से आज़ाद हो गया। क्या? प्रिया ने चरण की यह बात सुनते ही झट से उसकी बाहों से उठकर बैठ गई। तुम्हें चोट लगी है? कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। चरण को डर था कि वह परेशान हो जाएगी, इसलिए उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब प्रिया ने उस पर जोर दिया तो वह उसे सच ही बता सकता था। चलो अंदर चलते हैं, मैं देख लेती हूँ। प्रिया चिंतित थी। वह चरण की बाहों से उठी, उसका हाथ पकड़ा और उसे घर की ओर ले गई। चरण अपनी पत्नी के पीछे पीछे बेडरूम में ही जा सका। बिस्तर पर पहुंचकर प्रिया ने हाथ बढ़ाया और चरण की बेल्ट खोली और उसकी पतलून नीचे खींच दी। उसकी जांघ के बाहरी हिस्से पर चोट और सूजे हुए सुई के निशान देखकर प्रिया का दिल कांप उठा, उसके हाथ कांपने लगे, उसे उन्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। चरण की दाहिनी जांघ पर सुइयों के साथ निशान देखकर प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। अभी कुछ देर पहले वह मन ही मन शिकायत कर रही थी कि चरण सोन किंगहुआन के प्रलोभन का विरोध क्यों नहीं कर पाया और एक ऐसी महिला पर मोहित हो गया जिससे वह सिर्फ 2 बार ही मिला था। लेकिन जब उसने चरण के पैर पर सुइयों के साथ निशान देखे, तब उसे एहसास हुआ कि सोन किंगहुआन के आकर्षण से मुक्त होने के लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। तियान 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 तियान, रो मत। चरण ने जल्दी से उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, उसका स्वर थोड़ा चिंतित था। वे स्टील की सुइयां चरण ने छिपे हुए हथियारों के अभ्यास के लिए खास तौर पर बनवाई थीं। वे अलग अलग मोटाई, लंबाई और आकार में आती थीं और अगर कोई खतरनाक स्थिति में फंस जाए तो घात लगाने के लिए एकदम सही होती। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दूसरों पर इस्तेमाल करने से पहले खुद पर उनका इस्तेमाल करेगा। वो स्वाद सचमुच, प्रिया ने सूंघते हुए कहा, उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। माफ करना पतिदेव, मैं आपको दोषी ठहराकर गलत थी। उसने हाथ बढ़ाकर चरण की गर्दन पर हाथ रख लिया, उसकी रुलाई वेदना से भर गई। चरण ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई, उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं, मैं ही था जिसने तुम्हें अभी दुखी किया था। प्रिया ने रोना बंद कर दिया। उसने चरण को दूर धकेला, मेडिकल किट लेने गई और आयोडीन से घावों को कीटाणुरहित करने और मरहम लगाने में उसकी मदद की। सुई के निशान गहरे थे और घाव दर्दनाक थे, लेकिन चरण ने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस समय उसकी पत्नी की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं। जब वह रोई तो चरण को अपने घावों के दर्द से ज्यादा दिल का दर्द महसूस हुआ। विषय बदलने के लिए उसने आगे कहा, जब मेरी समझ और तर्कशक्ति वापस आ गई, तब भी मैं उसके द्वारा मंत्रमुग्ध होने का नाटक करता रहा और उसे हुआगोंग सांत विलय कौशल चूर्ण लेने के लिए उकसाया। हुआगोंग सांत विलय कौशल चूर्ण, वह क्या है? प्रिया का ध्यान सचमुच भटक गया था और उसके चेहरे पर उलझन और संदेह साफ झलक रहा था। हुआगोंग सांत विलय कौशल चूर्ण एक सूत्र है जो मुझे एक प्राचीन पुस्तक में मिला था। उस सूत्र के अनुसार एक ऐसा द्रव तैयार किया जा सकता है जो आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देता है। चरण ने धैर्यपूर्वक प्रिया को समझाया, सोंग किंगहुआन को शायद पता था कि मेरे पास एक ऐसा द्रव है जो आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। उसे लगा कि मैं उसके नियंत्रण में हूँ, इसलिए उसने मुझसे उस द्रव के बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि ये द्रव जीवन बचा सकता है, आंतरिक शक्ति बढ़ा सकता है और यौवन व सौंदर्य बनाए रख सकता है। वह काफ़ी ईर्ष्यालु थी और अपने आकर्षण पर अति विश्वासी थी। उसे विश्वास था कि मैं उसे ये द्रव दूंगा, इसलिए उसने उत्सुकता से उसे पी लिया। उसकी आंतरिक शक्ति समाप्त होने के बाद वह तुरंत 40 वर्ष की एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति बन गई। मुझे लगता है कि शायद यही उसकी वास्तविक उम्र और असली रूप है। सोंग किंगहुआन शायद अपनी जवानी बरकरार रख पाई क्योंकि उसने एक दुष्ट तकनीक सीखी थी। हुआगोंग सांत विलय कौशल चूर्ण को चरण ने अपने खाली समय में यूजियान बुक स्टोर से एक नुस्खे के आधार पर तैयार किया था। ये द्रव विशेष रूप से शीर्ष गुरुओं के लिए था, यहाँ तक कि गहन आंतरिक शक्ति वाले लोगों की भी इसे पीने के बाद पूरी साधना नष्ट हो जाती थी। उसका मूल उद्देश्य आत्मरक्षा का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त करना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में इसका उपयोग करने का मौका मिलेगा। कितनी भयानक दुष्ट तकनीक है। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी। सौभाग्य से पति, आप उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके आकर्षण से मुक्त हो गए, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। हाँ, अगर मैं सचमुच उससे मंत्रमुग्ध हो जाती तो मुझे डर है कि मेरे रहस्य उजागर हो जाते और मैं उसका खिलौना बन जाती। चरण का भी पहली बार ऐसे भयानक दुश्मन से सामना हुआ था। आज भी जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसकी पीठ से ठंडा पसीना रिसता है।
अगर सोन किंगहुआन के अति आत्मविश्वास के बिना चरण इस बार सचमुच बच नहीं पाता। दोनों बेडरूम में कुछ देर बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से लू हुई की आवाज़ आई। चरण ने अपनी पैंट पहनी, प्रिया की मदद की और दोनों साथ साथ कमरे से बाहर चले गए। लू हुई आंगन में घुटनों के बल बैठा था, उसका चेहरा अपराधबोध और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उन्हें बाहर आते देख लू हुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, सर मैडम, इस बार यह मेरी कर्तव्यहीनता थी। मैं उस खलनायक के जाल में फंस गया था जिसने सर और मैडम को खतरे में डाल दिया था। लू हुई को अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे सजा दीजिए सर। फू गार्डन की सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी और बाहरी लोगों का प्रवेश और निकास बेहद सख्त था। अगर अंगरक्षक कप्तान लू हुई ने व्यक्तिगत रूप से उसका नेतृत्व नहीं किया होता तो सोन किंगहुआन आसानी से फू गार्डन में कैसे प्रवेश कर सकता था। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जो लू हुई अपनी मर्जी से करता। चारण ने व्यक्तिगत रूप से सोन किंगहुआन द्वारा मंत्रमुग्ध होने की भावना का अनुभव किया था, इसलिए लू हुई को दोष देने का उसका कोई इरादा नहीं था। जिसके बारे में बोलते हुए उसकी आंतरिक शक्ति अब लू हुई की तुलना में अधिक गहन थी, फिर भी वह सोन किंगहुआन की चाल में फंस गया है ना। वह आगे बढ़ा, लू हुई को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, भाई लू, खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोन किंगहुआन ने जादू की कला सीखी है और उसका हुनर अद्भुत है। आम लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। इस बार मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह देखकर कि चारण ने उसे दोष नहीं दिया, लू हुई की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। वे जितनी देर चारण का पीछा करते रहे उतने ही उसके प्रति वफादार होते गए, क्योंकि चारण अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। धन्यवाद महोदय, चारण ने हाथ हिलाया, फिर पूछा, क्या सोन किंगहुआन की तरफ से कोई पूछताछ हुई है। लू हुई ने धीरे से सिर हिलाया, वह यातना सहन नहीं कर सकी और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका असली नाम सोंगहुआन है और उसकी जादू टोना तकनीकें अद्भुत होने के कारण दुष्ट संत प्रभु संप्रदाय उसे एक संत के रूप में पूजता था। पिछली बार कुनलुन पर्वत पर संत प्रभु संप्रदाय ने अपने 90% सदस्यों को खो दिया था। उस समय ये संत एकांत साधना में थी, इसलिए उसने पिछले अभियान में भाग नहीं लिया था। एकांत से बाहर आने के बाद उसे पता चला कि संत प्रभु संप्रदाय के सदस्य या तो मर गए थे या उन्हें पकड़ लिया गया था, क्योंकि उन्होंने सर की हत्या के प्रयास में भाग लिया था। इसलिए उसने संत प्रभु संप्रदाय के सदस्यों का बदला लेने के लिए सर से व्यक्तिगत रूप से निपटने का फैसला किया। वह वास्तव में संत प्रभु संप्रदाय की संत है। बगल में खड़ी प्रिया आश्चर्य से बोली, हाँ, उसने खुद स्वीकार किया है। लू हुई ने कहा, सोंगहुआन ने अपनी आंतरिक शक्ति खो दी थी और अपराधियों से पूछताछ के हमारे कठोर तरीकों के कारण वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। संत भगवान संप्रदाय के बुरे इरादे अभी भी कायम हैं और वे अब भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हम उन बचे हुए लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकते। चारण ने कहा, सोंगहुआन को चेन लिंक के हवाले कर दो और उन्हें सोंगहुआन से पूछताछ करके उन बचे हुए लोगों के छिपने के ठिकानों का पता लगाने दो, ताकि हम एक ही झटके में उन दुष्टपंथियों के समूह का सफाया कर सकें और भविष्य की मुसीबतों को खत्म कर सकें। अगर आप घास काट दें लेकिन उसकी जड़ें न हटाएं तो वह बसंत की हवा के साथ फिर से उग आएगी। चारण बिल्कुल नहीं चाहता था कि भविष्य में संत भगवान संप्रदाय के सदस्य उसे निशाना बनाने के लिए फिर से उभरें। जी हाँ सर, लू हुई ने तुरंत जवाब दिया और फिर उसने चारण को बताया। इसके अलावा सोंगहुआन इस बार सर के पास एक उद्देश्य से आई थी। उसने स्वीकार किया कि बूढ़े श्री सू के पतन का मामला भी उससे जुड़ा था। ये सुनकर चारण के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। सू चेंगफू पहले से ही बहुत बूढ़ा था, फिर भी सोंगहुआन अभी भी उसका इस्तेमाल करना चाहता था। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का गिरना बहुत घातक हो सकता है। अगर लिंक्वान जल न होता तो सू चेंगफू को सचमुच दौरा पड़ सकता था और लकवा मार सकता था। उसने सचमुच सू चेंगफू के जीवन मरण के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपने मन में क्रोध को दबाते हुए लू हुई से कहा, उस पर कोई भी भयानक अत्याचार करो, बस उसे सांस लेने दो। समझ गए साहब। लू हुई के मन में भी सोंगहुआन के लिए गहरी नफरत थी और यह सुनकर उसने झट से सिर हिला दिया। चरण ने हाथ हिलाकर लू हुई को मामला संभालने के लिए कहा। उसके चेहरे पर क्षमा याचना का भाव था। पता चला इस बार दादाजी मेरी वजह से फंस गए। प्रिया ने उसे दिलासा दिया, पति, खुद को दोष मत दो। आइए भविष्य में अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा मजबूत करें और ऐसी घटनाओं से बचने की कोशिश करें। जैसे जैसे किसी का रुतबा और पद बढ़ता है, कई लोग चरण से निपटने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। चरण से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उनकी साजिशों का निशाना बन सकता है। चरण इस बात को पूरी तरह टाल नहीं सकता था। आखिरकार उसके रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा थे और ऐसा भी नहीं था कि उसने सू परिवार की गुप्त सुरक्षा के लिए लोगों को नहीं भेजा था, लेकिन सोंगहुआन जैसे गुरुओं से मुलाकात होने पर भेजे गए साधारण अंगरक्षक बिल्कुल बेकार थे। हम बीवी, क्या हम दादाजी से मिलने अस्पताल चलें? चरण ने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। काउंटी अस्पताल।
चरण और प्रिया सू चेंगफू से मिलने अस्पताल आए थे। वार्ड में उस समय सन्नाटा था, सिर्फ नानी शिल्पा और दूसरी मामी सुमन ही मौजूद थीं। चरण और प्रिया पहुंचे तो उन्होंने वार्ड का दरवाज़ा खुला देखा और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। छोटे तियान, तियान तियान, तुम आ गए। शिल्पा ने झट से मुस्कुराते हुए दोनों को हाथ हिलाकर इशारा किया, जल्दी अंदर आओ। ठीक है, चरण ने जवाब दिया और प्रिया के साथ वार्ड में दाखिल होकर उनके हाथ में रखे उपहार मेज पर रख दिए। नाना जी, आज कैसा लग रहा है? बिस्तर के पास खड़े होकर चरण ने झुककर पूछा। सू चेंगफू बिस्तर पर झुक गए और मुस्कुराए, मैं पूरी तरह ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैं बिस्तर से उठकर आराम से घूम भी सकता हूँ। अकेले बाथरूम जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस डॉक्टर ने मुझे निगरानी के लिए 2 दिन अस्पताल में रहने पर जोर दिया है और आज मुझे छुट्टी नहीं देंगे। जब उन्हें अस्पताल भेजा गया तब भी उनकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने निदान किया कि इसके परिणामस्वरूप उसे स्ट्रोक और लकवा होने की बहुत संभावना है। हालांकि सू चेंगफू की रिकवरी क्षमता ने डॉक्टरों को चौंका दिया। गलत निदान के डर से डॉक्टर ने अस्थायी रूप से सू चेंगफू को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी। चरण ने देखा कि वह ऊर्जा से भरपूर था और उसका रंग गुलाबी था और उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। अगर उसके नाना को सचमुच कुछ हो गया होता तो शायद उसे बेचैनी होती। डॉक्टर आपके स्वास्थ्य पर भी विचार कर रहे हैं। अस्पताल में थोड़ी देर और निगरानी में रहना अच्छा है। चरण ने कहा, अगर आपको अस्पताल में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे परेशान करने से न हिचकिचाएं। मैं किसी से उसे भिजवा दूंगा। काउंटी अस्पताल की स्थिति अभी भी बहुत बुनियादी थी, शहर के अस्पतालों से बहुत पीछे। वरना चरण ने नया अस्पताल बनाने के बारे में सोचा भी नहीं होता। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है छोटे तियान। देखो, वह बिस्तर लगभग ढेर हो गया है। सू चेंगफू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बेबसी के भाव से सामने वाले बिस्तर की ओर इशारा किया। चरण ने उस पर नज़र डाली और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। दूसरे बिस्तर पर तरह तरह की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और पौष्टिक आहार रखे हुए थे। ये सब परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने भेजे थे। सचमुच उसके पास सब कुछ था। वार्ड में अपने नाना और नानी से कुछ देर बातें करने के बाद चरण टू प्रिया और विदाई देने के लिए उठे। फूरुई प्रांगण में लौटने पर लगभग दोपहर का भोजन हो गया था। चरण और प्रिया पहले के रान को लेने नानी के पास गए और परिवार ने मेज़ के चारों ओर इकट्ठा होकर एक बढ़िया दोपहर के भोजन का आनंद लिया। भोजन समाप्त करने के कुछ ही देर बाद चरण का फ़ोन अचानक बज उठा। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से समिति सदस्य झांग की चिंतित आवाज़ सुनी। चरण, क्या तुम ठीक हो? मैंने दुष्ट गुट की राक्षसी के बारे में सुना है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये हमारी चूक थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा। मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। समिति सदस्य झांग, चिंता मत करो, इस बार हम सोंग हुआन के पीछे की ताकतों का पूरी तरह से सफाया कर देंगे ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हों। समिति सदस्य झांग ने चरण को आश्वस्त किया। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद नेताओं। चरण ने विनम्रता से समिति सदस्य झांग से कहा। समिति सदस्य झांग का फ़ोन कोई बड़ी बात नहीं थी, मुख्यतः चरण के प्रति अपनी सहानुभूति और चिंता व्यक्त करने के लिए। कॉल समाप्त करने से पहले दोनों ने कुछ विनम्र अभिवादनों का आदान प्रदान किया। जैसे ही चरण ने अपना फ़ोन जेब में रखा, उसने बटलर वांग को जल्दी से आते देखा। सर, फूरुई कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार पर एक महिला है जो आपसे मिलना चाहती है। वह दावा करती है कि वह आपकी मंगेतर है। बटलर वांग ने प्रिया की ओर देखा और फुसफुसाया। मंगेतर? चरण के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उसका मन उलझन में था। आखिर मुझे मंगेतर कहाँ से मिल गई? उसकी तो पहले से ही एक पत्नी और एक बेटी थी। फिर भी उसके मन में एक विचार कौंधा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। क्या ये श्रुति हो सकती है? ये सुनकर कि वह व्यक्ति चरण की मंगेतर होने का दावा कर रही है, प्रिया को तुरंत श्रुति का ख्याल आया। आखिरकार चरण से उसकी ही सगाई हुई थी। श्रुति का नाम सुनकर बटलर वांग के चेहरे पर उलझन के भाव थे, लेकिन चरण ने थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं। वह सचमुच श्रुति से नफरत करता था। ये औरत राहुल की मौत से पहले भाग गई थी और इतने लंबे समय से संपर्क में नहीं थी, तो अचानक वापस क्यों आ गई? अगर यह वही है तो किसी से कहो कि इसे भगा दे। चरण की बात सुनकर प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, श्रुति का तुम्हें ढूंढने का कोई अच्छा इरादा नहीं है। उसने ये भी देखा था। श्रुति को कई बार बुलाया और हर बार श्रुति के चेहरे पर एक हिसाब किताब का भाव था। उसे लगता था कि वह होशियार है, लेकिन असल में वह कुछ भी नहीं थी। बटलर वांग ने देखा कि उनमें से कोई भी श्रुति से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, तो महोदय महोदया, मैं किसी को उसे भगाने के लिए कहता हूँ। बटलर वांग उठकर चला गया, फूरुई प्रांगण के प्रवेश द्वार पर गया और अंगरक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही श्रुति को भगा दें। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे मत छुओ, मैं चरण की मंगेतर हूँ। मुझे जाने दो।
श्रुति ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, उसका चेहरा लाल हो गया। तुम लोग जल्दी से चरण को बाहर आने दो और मुझसे मिलो। मुझे उससे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम देर करोगे तो सावधान रहो, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर बटलर वांग और अंगरक्षक झिझकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे सचमुच चरण से कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद बटलर वांग ने जाकर निर्देश मांगने का फैसला किया। उसने हाथ हिलाकर अंगरक्षकों से कहा कि श्रुति को अभी के लिए छोड़ दें। फिर वह जल्दी से फुरुई प्रांगण में लौट आया। कुछ ज़रूरी बात बतानी है। चरण के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, वह प्रवेश द्वार पर हंगामा कर रही थी, सर से मिलने की जिद कर रही थी। बटलर वांग सचमुच चरण के लिए किसी ज़रूरी काम में देरी होने से डर रहा था, इसलिए वह रिपोर्ट करने आया था। प्रिया ने ये सुना तो चरण के विचारशील भाव देखकर बोली, तो चलो उससे मिलते हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि वह तुमसे क्या चाहती है। अपनी पत्नी को ऐसा कहते देख चरण ने सिर हिलाया और कहा, उसे अंदर ले आओ। जी सर। बटलर वांग ने जल्दी से किसी को श्रुति को अंदर लाने का इंतजाम किया। तलाशी के बाद श्रुति को फुरुई प्रांगण में ले जाया गया। रास्ते में जैसे ही उसने फुरुई प्रांगण के भीतर के खूबसूरत नज़ारों को देखा, उसकी आंखों में ईर्ष्या और गहरा अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। फुरुई आंगन के बैठक कक्ष में पहुंचकर उसने चरण और प्रिया को देखा। उनके वर्तमान रूप को स्पष्ट रूप से देखकर श्रुति को कुछ अविश्वास हुआ। क्या ये दोनों अब भी असली चरण और प्रिया ही थे? 2 साल की विलासिता भरी जिंदगी ने उन दोनों को अविश्वसनीय रूप से धनी बना दिया था, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए उपयुक्त उत्तम लालित्य का भाव धारण करना। श्रुति उनसे निकलती आभा को महसूस किया और तुरंत हीनता की भावना महसूस की। ऐसा लगा जैसे वह चरण और प्रिया 2 अलग अलग दुनिया के लोग बन गए हों। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चरण सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। छोटी किरान उसकी गोद में बैठी थी, आज्ञाकारी ढंग से उसकी बाहों में एक खिलौने के साथ खेल रही थी। प्रिया चरण के बगल में बैठ गई और युगल एक साथ बैठे बहुत अच्छी तरह से मेल खा रहे थे। श्रुति के शब्द उसके गले में अटक गए। चरण को इस तरह देखकर वह लगभग उस भाषण को भूल गई जो उसने पहले तैयार किया था। चरण की तीखी निगाहों को देखकर उसकी आंखें झपकी और वह अचानक चरण और प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी इस हरकत ने चरण और प्रिया दोनों को कुछ हद तक हैरान कर दिया। चरण, मैं तुमसे मदद की भीख मांगती हूँ। श्रुति घुटनों के बल बैठ गई और उसने कई बार चरण के आगे भारी दंडवत प्रणाम किया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपराध बोध से भरे चेहरे से चरण की ओर देखा। मुझे अब पता चला कि मैं अंधी थी, मैंने तुम्हें निराश किया। मुझे हमारी सगाई नहीं तोड़नी चाहिए थी और उससे भी ज़्यादा मुझे राहुल के साथ रहने का फैसला नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया था और अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में खलल नहीं डालना चाहिए, लेकिन मुझे एक लाइलाज बीमारी है और मुझे मेडिकल और सर्जिकल खर्चों के लिए बड़ी रकम चाहिए। चरण, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चरण और प्रिया ने उसकी बातें सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चरण के चेहरे पर एक हल्का सा व्यंग्य उभर आया। जिस क्षण से तुमने हमारी सगाई तोड़ी, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं था। श्रुति, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कोई बात नहीं कि तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी है, अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हारी लाश नहीं लूंगा। उसे नहीं पता था कि श्रुति की लाइलाज बीमारी असली थी या नकली, लेकिन चरण इसकी जांच नहीं करना चाहता था। वह श्रुति के साथ और कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। चरण के ऐसे निर्दयी शब्द सुनकर श्रुति की आंखें लाल हो गईं और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। चरण, मैं मर रही हूँ। क्या तुम हमारे साथ बड़े होने की खातिर मेरी मदद नहीं कर सकते? उसने आशा भरी आंखों से चरण की ओर देखा, विनती करते हुए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। चरण, क्या तुम सचमुच खड़े होकर कुछ नहीं करोगे? श्रुति को जमीन पर घुटनों के बल बैठे फूट फूट कर गिड़गिड़ाते हुए देखकर चरण को अपने पिछले जन्म में खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए याद आया। उस समय किडनी दान की सर्जरी के बाद वह अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। श्रुति समेत हर कोई राहुल के इर्द गिर्द घूम रहा था। श्रुति ने राहुल को किडनी दान करने के लिए धोखे से बहकाया और उसका इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उससे मुंह मोड़ लिया। चरण को याद आया कि पिछले जन्म में उसे प्यास लगी थी और उसने श्रुति से एक गिलास पानी मांगा था, लेकिन श्रुति ने न सिर्फ उसे पानी दिया बल्कि गिलास भी वार्ड के बाहर फेंक दिया। यह नफरत और घृणा उसकी हड्डियों में समा गई थी। चरण इसे कभी नहीं भूलेगा। तुम इसके लायक नहीं हो। चरण ने ठंडे स्वर में कहा, श्रुति, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हारी वर्तमान दुर्दशा तुम्हारे ही कारण है। यही तुम्हारा भाग्य है। चरण, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? श्रुति रोई, उसकी आंखें लाल थीं, ये देखकर कि चरण को वास्तव में उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। जब उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी तो वह जल्दी से घुटनों के बल प्रिया की ओर बढ़ी। तियान तियान, अब तुम चरण की पत्नी हो और उसके साथ खुशी से रह रही हो।
मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे अब तुमसे दूर करने की कोशिश नहीं करूँगा। जब तक मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, मैं भविष्य में तुम दोनों से बहुत दूर रहूँगा और तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। क्या तुम कृपया कर सकती हो और मुझे कुछ इलाज का खर्च दे सकती हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ। वह प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर से प्रणाम किया। प्रिया ने श्रुति के पैरों की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत व्यक्ति के पास आई हो, श्रुति। मैं तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी चरण करता है। हम दोनों में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये सुनते ही श्रुति की आंखों में द्वेष की एक झलक उभर आई। उसने चुपके से दांत पीस लिए, अचानक अपनी कमर से एक लंबी सुई निकाली और उसे प्रिया की पिंडली में जोर से भोंक दिया। प्रिया ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन के रान को पकड़े हुए चरण को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया। उसने अचानक अपना पैर उठाया और सुई के नीचे धंसने से पहले ही उसने श्रुति की कलाई पर लात मार दी। श्रुति जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में लगी लंबी सुई भी जमीन पर गिर गई, जिस पर अभी भी खून के निशान थे। जब चरण ने देखा कि वह अभी भी एक लंबी सुई छिपा रही है, तो उसके चेहरे पर तुरंत ही वैसी ही कड़वाहट आ गई। आहा! श्रुति ने अपनी मुड़ी हुई और विकृत कलाई को पकड़ लिया, उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया और वह चीख पड़ी। अंगरक्षकों ने बैठक में शोर सुना और जल्दी से अंदर भागे। चरण ने अपना हाथ हिलाया और कई स्टील की सुइयां श्रुति की ओर उड़ी, जिससे उसके कई एक्यूपॉइंट सील हो गए। श्रुति तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। इसे बांध दो। चरण ने खून से सनी सुई को देखा, उसके चेहरे पर एक सतर्क भाव था और उसने किसी को उसे सावधानी से उठाने को कहा। बताओ, तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे? चरण समझ गया कि श्रुति की यह सुई उसके ही शरीर से निकाली गई होगी, अन्यथा अंगरक्षकों द्वारा तलाशी लेने के बाद वह ऐसी चीज फुयुआन में नहीं ले जा सकती थी। हे, श्रुति का शरीर अकड़ गया था और हिलने में असमर्थ था। चरण के सवाल के जवाब में उसने केवल चरण को तीखी निगाह से देखा और 2 बार उपहास किया। चरण के मन में उसके लिए कोई कोमल भावनाएं नहीं थीं। उसने छोटी के रान को अपनी बाहों में प्रिया को सौंप दिया, श्रुति के सामने आया और उसके पेट में लात मार दी। बोलो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम अभी तियान तियान के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थीं? चरण ने तेजी से पूछा, उस सुई पर क्या है? उसे विश्वास नहीं हुआ कि श्रुति प्रिया को चुभने और उसे थोड़ा दर्द देने के लिए सुई लाने के लिए इतनी परेशानी उठाती है। शायद उस सुई में कुछ अजीब था। श्रुति को चरण ने लात मारी, उसे संभलने में थोड़ा समय लगा और उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसके कई एक्यूपॉइंट सील कर दिए गए थे और उसका शरीर सुन्न हो गया था, वह अंगरक्षकों की पकड़ से बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सकी। उसने चरण को नाराजगी भरी आंखों से देखा, दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें और प्रिया को परलोक भेजना चाहती हूँ। जब तुम जीवन का आनंद ले सकते हो और वह जीवन जी सकते हो जिसका हर कोई सपना देखता है, तो मुझे ऐसा भाग्य क्यों भुगतना पड़े? तुम्हें क्या हुआ है? चरण ने उसके शब्दों में असामान्य अर्थ सुना और मन ही मन और भी सतर्क हो गया। हालांकि श्रुति ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। ये देखकर कि वह बोल नहीं रही है, चरण ने अंगरक्षकों को उसे कसकर बांधने और गहन पूछताछ के लिए ले जाने का आदेश दिया। जहां तक खून से सनी सुई की बात है, उसने किसी को उसे भी इकट्ठा करने और गहन विश्लेषण के लिए ले जाने को कहा ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। श्रुति को ले जाने के बाद चरण जल्दी से प्रिया के पास गया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्रिया की पिंडली देखने के लिए हाथ बढ़ाया। तियान तियान, तुम ठीक तो हो? क्या उसने अभी तुम्हें छुआ तक नहीं? उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी देखकर प्रिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, जब तुमने उसे लात मारी थी तब तक उसने मुझे छुआ तक नहीं था। प्रिया ने देखा कि चरण ने जल्दबाजी में जो लात मारी थी वह हल्की नहीं थी। श्रुति की कलाई से एक तीखी चटकने की आवाज आई, जो शायद हड्डी टूटने का संकेत थी। अच्छा हुआ उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। चरण ने राहत की सांस ली। अभी जब मैंने उसे तुम्हें सुई चुभौते देखा तो मेरे दिल में एक गहरी घबराहट सी उठी और मैंने सहज ही उसे लात मार दी। एक बार जांच पड़ताल और पूछताछ पूरी हो जाए तो हमें उसका मकसद पता चल जाएगा। चरण को इतना घबराया हुआ देखकर प्रिया ने उसे दिलासा दिया, मैं ठीक हूँ पतिदेव, चिंता मत करो। चरण ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहा था। उसने श्रुति के ठिकाने और पिछले 1 साल में उसके साथ क्या हुआ इसकी जांच के लिए लोगों को नियुक्त किया। साथ ही जिस जानलेवा बीमारी का उसने जिक्र किया था वह असली थी या नकली, और वह किस तरह की बीमारी थी, इन सब की गहराई से जांच जरूरी थी। आधिकारिक खुफिया संगठन की सहायता से श्रुति की विस्तृत जानकारी जल्दी से चरण तक पहुंचा दी गई। चरण ने पढ़ना समाप्त करते ही उसका चेहरा काला पड़ गया और उससे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड निकली। जैसा कि अपेक्षित था, सबसे विषैली महिला सबसे बुरी होती है। श्रुति का द्वेष मेरे पिछले जीवन से भी बदतर है। मेज पर रखे दस्तावेज में दर्ज था कि श्रुति ने हुआंगान काउंटी छोड़ने के बाद क्या अनुभव किया। उस समय जब राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका इलाज संभव नहीं था, श्रुति ने पावनी से कुछ पैसे ठगे और भाग गई।
उसने दक्षिण की ओर एक ट्रेन पकड़ी और गुआंग शहर चली गई। दुर्भाग्य से जैसे ही वह ट्रेन से उतरी, उसके पैसे एक चोर ने चुरा लिए। पैसे के अभाव में श्रुति ने सुना कि अगर महिलाएं पूरी तरह से तैयार हों तो उनके लिए पैसा कमाना आसान है। श्रुति का रूप रंग कुछ खास नहीं था, लेकिन पैसे कमाने के बाद वह खुद पर निवेश करने के लिए तैयार हो गई और आकर्षक कपड़े पहनने लगी। इस मामले में उसके खुले विचारों के साथ उसके पास कई तरह के ग्राहक थे और उसने खूब पैसा कमाया। जैसे ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही थी, अचानक एक बिजली का झटका लगा। श्रुति को बेचैनी के लक्षण दिखाई देने लगे, जैसे बुखार, त्वचा पर चकत्ते और कभी कभी चक्कर आना और सिरदर्द। इन लक्षणों ने उसके काम को बुरी तरह प्रभावित किया। श्रुति विस्तृत जांच के लिए अस्पताल गई और डॉक्टर के निदान ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया। उसे एड्स हो गया था। भले ही श्रुति अनजान थी, लेकिन वह इस बीमारी की गंभीरता जानती थी। यह एक बेहद खतरनाक संक्रामक बीमारी है और वर्तमान में इसका कोई कारगर इलाज नहीं है। जब उसने महसूस किया कि डॉक्टर उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, तो उस पल श्रुति को लगा कि उसका भविष्य पूरी तरह से अर्थहीन हो गया है। उसे लगातार मौत का डर और खतरा सताता रहेगा। वह अस्पताल से बाहर निकली, उसे लगा कि सड़क पर हर पैदल यात्री उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। हालांकि सिर्फ उसे और डॉक्टर को ही अपनी संक्रामक बीमारी के बारे में पता था, श्रुति को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सबको पता हो कि वह सबकी नज़रों में है और उसे छिपने की कोई जगह नहीं है। घबराई हुई, डरी हुई और बेबस श्रुति अपने किराए के कमरे में लौट आई, बिस्तर पर लेट गई और चादर के नीचे कांपने लगी। वह मरने वाली थी, लेकिन वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे एक विदेशी धरती पर मरने का और भी ज्यादा डर था, क्योंकि अंत में उसका शव लेने वाला कोई नहीं था। घबराहट में श्रुति ने डांस हॉल में डांसर की नौकरी छोड़ दी। उस दौरान बचाए गए 20,000 युआन लिए और हुआंगान काउंटी लौटने की तैयारी की। लौटने पर उसने पाया कि राहुल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और पावनी ने अपने पूर्व पति को तलाक दे दिया था और अब किंदाजी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि चरण और प्रिया का जीवन और भी समृद्ध होता जा रहा था और अब वे हुआंगान काउंटी के सबसे अमीर लोग माने जाते थे। श्रुति को यह अस्वीकार्य था। चरण वही आदमी था जिसे उसने त्याग दिया था, जिसे उसने दरकिनार कर दिया था। क्यों? वह इतनी आज़ादी और आराम से कैसे रह सकता था? अपनी वर्तमान दुर्दशा के बारे में सोचकर श्रुति इसे स्वीकार नहीं कर सकी। खैर, वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। श्रुति ने मन ही मन योजना बनाई, अगर वह मर भी गई तो वह चरण और प्रिया को अपने साथ ले जाएगी। उसने देखा कि फुयुआन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और अंदर बाहर आने जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही थी, इसलिए उसने अपने शरीर से एक सुई लाने की हर संभव कोशिश की। वह जानती थी कि उसकी बीमारी खून के जरिए फैल सकती है। अगर उसके खून से सनी सुई चरण और प्रिया को चुभती रही तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। श्रुति को लगा कि उसकी योजना बेदाग थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि चरण और प्रिया दोनों ने आंतरिक शक्ति विकसित कर ली थी और अब वे पहले जैसे नहीं रहे। श्रुति जैसे साधारण व्यक्ति के लिए चरण के सामने किसी को घायल करना इतना आसान कैसे हो सकता है? यही उसकी योजना के विफल होने का कारण भी था। श्रुति द्वारा लाई गई खून से सनी सुई जांच के बाद एड्स के वायरस से संक्रमित पाई गई। इसकी पुष्टि होने पर चरण के पसीने छूट गए। श्रुति का दिल सचमुच बहुत दुष्ट था। इस बार अगर वह श्रुति के प्रति सतर्क न होता और असाधारण कौशल न रखता तो शायद वह वास्तव में इसका शिकार हो जाता। आखिर कोई नहीं जानता था कि श्रुति के मन में बुरी नीयत है और वह ऐसी घृणित और बेशर्म चाल चलेगी। चरण की मुट्ठियां भींच गईं, चट चट की आवाजें आने लगीं। एक क्षण के लिए तो उसने श्रुति का सिर मुक्का मारकर उड़ा देने की इच्छा की, लेकिन वह अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। अपने मन के गुस्से को दबाते हुए वह शांत हुआ और डाक गार्ड टीम से चेन लिंक को बुलाया। उसने श्रुति की स्थिति चेन लिंक को बताई, जिसका चेहरा भी पीला पड़ गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। श्री चरण, निश्चिंत रहें, हम उसे ठीक से संभाल लेंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की साजिश एक बहुत ही गंभीर अपराध है। श्रुति को या तो आजीवन कारावास होगा या सीधे फांसी। अच्छा, चरण ने हाथ हिलाकर चेन लिंक को जाने का इशारा किया। यह मामला निपटाने के बाद वह प्रिया को ढूंढने उठा। प्रिया उस समय बगीचे में टहल रही थी, नानी के रान को गोद में लिए हुए उसके साथ चल रही थी। चरण धूप में नहा रही महिला और बच्चे को देखकर वहां गया और उसकी बेचैन भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। पति चरण को आते देख प्रिया ने जल्दी से उसका अभिवादन किया। चरण ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रिया के सूजे हुए पेट को देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम चलते चलते थक गई हो? सच में नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे रोज घूमना फिरना चाहिए, वरना बहुत जल्दी वजन बढ़ना भी ठीक नहीं है। प्रिया की आंखें टेढ़ी हो गईं। चरण ने उसे एक पत्थर की कुर्सी पर बैठाया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखकर उसे पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या श्रुति वाले मामले की पूरी जांच हो चुकी है? प्रिया ने पूछा। चरण ने उससे कुछ नहीं छिपाया और श्रुति की योजना समझा दी।
सुनकर प्रिया का चेहरा डर से थोड़ा पीला पड़ गया। उस सुई को याद करके जो उससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर थी, उसने अनजाने में अपने पेट को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। शुक्र है उसकी योजना कामयाब नहीं हुई, वरना मैं और बच्चे। चरण ने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से दिलासा दिया, डरो मत पत्नी, मैं तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करूंगा। हम पति, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज का डर नहीं है। प्रिया चरण की बाहों में झुक गई, उसकी स्थिर और तेज धड़कन महसूस कर रही थी, और तभी उसे कुछ राहत महसूस हुई। ये औरत इतनी बदतमीज है, इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने इसे अधिकारियों को सौंप दिया है। चरण ने प्रिया को थाम लिया, का हाथ थामा और कहा, यह घटना बहुत गंभीर है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर फैसला सुनाया जाएगा। यह अच्छी बात है। प्रिया ने राहत की सांस ली जब उसने चरण को ये कहते सुना। वह वास्तव में डर गई थी कि चरण अपने गुस्से में सीधे श्रुति को मार देगा। अधिकारियों को यह मामला संभालने देना बेहतर था। 2 दिन बाद चेनलिंग ने श्रुति के आधिकारिक निपटारे की खबर चरण को दी। ऊपर से निर्णय उसे तुरंत फांसी देने का है। श्रुति को पहले ही गोली मार दी गई है। अच्छा, मैं समझ गया। ये सुनकर चरण ने धीरे से सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में चरण अभी भी श्रुति के लिए कुछ पुराना स्नेह रखता था। अब ये सुनकर कि वह मर चुकी है, चरण पलक भी नहीं झपकाएगा। वास्तव में गहराई से राहत की एक हल्की भावना थी। यह ऐसा था जैसे उसके पिछले और वर्तमान जीवन की शिकायतों और उलझनों पर एक अवधि डाल दी गई हो। सभी प्रमुख संप्रदायों और सेना ने मिलकर दुष्ट गुट के अवशेषों को एक ही झटके में मिटा दिया है। अब संत भगवान संप्रदाय को प्राचीन मार्शल वर्ल्ड से पूरी तरह से हटा दिया गया है। चेन जियांगवांग ने खुद चरण को फोन करके सूचित किया। चूंकि चरण ने इस बार सोंग हुआन को पकड़ लिया था, इसलिए उसने उससे दुष्ट गुट के कई राज जान लिए और उन सभी गुर्गों को पकड़ लिया गया। इस तरह मैं भी निश्चिंत हो सकता हूँ। चरण के चेहरे पर संतुष्टि साफ झलक रही थी। दुष्ट गुट के सफाई के साथ भविष्य में उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले लोग कम होंगे। चेन जियांगवांग से कुछ पल बात करने के बाद दोनों ने अपनी कॉल समाप्त की। पापा, छोटी के रान की कोमल आवाज आए और चरण ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि छोटी बच्ची लड़खड़ाती हुई उसकी ओर आ रही है। वह जल्दी से नीचे बैठ गया, अपनी बाहें फैला दी और अपनी बेटी के उसके पास आने का इंतजार करने लगा। ये देखकर कि वह पहले से ही कुछ कदम चल सकती है, चरण बहुत खुश हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर छोटी बच्ची के गाल पर चुटकी काटी और तारीफ करते हुए कहा, रान बहुत अच्छी है। छोटी के रान का चेहरा खुशी से मुस्कुराहट से भर गया। उसने चरण की गर्दन को गले लगाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया। अपने चेहरे पर लार महसूस करते हुए चरण के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। प्रिया एक तरफ खड़ी होकर उनके गर्मजोशी भरे पिता पुत्री के संवाद को देख रही थी। उसके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। जब किन परिवार के 4 भाई बहन पहुंचे तो दंपत्ति अपनी बेटी के साथ लिविंग रूम में खेल रहे थे। वे 10 दिनों से अधिक समय से व्यस्त थे और आखिरकार स्काईशील्ड सिक्योरिटी कंपनी स्थापित करने में कामयाब रहे। वे चरण को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए यहां आए थे। तियान जी, हमने कई विशेषज्ञों की भर्ती की है और अब कंपनी में 48 लोग हैं। उन्होंने पहले ही काम शुरू कर दिया है, इसलिए आप हमें कार्य सौंप सकते हैं। किन मिंगजू ने उत्साह से कहा। आपने इतनी जल्दी उपयुक्त लोगों की भर्ती कर ली। चरण थोड़ा हैरान हुआ। विभिन्न संप्रदायों के कई युवा शिष्यों को पहाड़ से नीचे उतरते समय अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने उन्हें मनाया। हमने उन्हें भर्ती किया। किन मिंगजू ने चंचल भाव से पलकें झपकाईं। उसके बगल में बैठे उसके 3 बड़े भाई जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। चरण समझ गया और मुस्कुराया, वाह, प्राचीन मार्शल वर्ल्ड के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य असाधारण रूप से कुशल हैं। उनके शामिल होने से हमारी स्काईशील्ड सिक्योरिटी कंपनी की ताकत बढ़ेगी और हमें भविष्य के विकास की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्राचीन मार्शल जगत का कोई भी शिष्य 10 लोगों से मुकाबला कर सकता था। जो लोग आंतरिक शक्ति की साधना करते हैं, उनके शारीरिक गुण सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होते हैं। उसने एक क्षण सोचा और इन कर्मचारियों को, जो पहले ही काम शुरू कर चुके थे, कार्य सौंपने का निर्णय लिया। उसने इन मार्शल आर्ट गुरुओं से अपने रिश्तेदारों की गुप्त रूप से सुरक्षा करवाने की योजना बनाई और उसकी विभिन्न कंपनियों को भी उनकी देखरेख के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। बाद में जब और लोग हो गए तो वे बाहरी काम भी कर सकते थे, जैसे सामान की सुरक्षा में दूसरों की मदद करना या धनी मालिकों के अंगरक्षक के रूप में सेवा करना। दोपहर के समय चरण ने किन परिवार के 4 भाई बहनों को फुयुआन में दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। दोपहर के भोजन और थोड़े समय के पाचन विराम के बाद चरण ने किन परिवार के 4 भाई बहनों के साथ युद्धाभ्यास किया। उसकी वर्तमान शक्ति पहले से ही किन परिवार के 4 भाई बहनों के बराबर थी। सभी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि उसकी शक्ति कितनी तेजी से बढ़ी थी। चरण दूसरों को यह नहीं बता सका कि वह लिंक्वान स्पेस की सहायता से प्रतिदिन अभ्यास करता था। मास्टर कोंगशुआन जैसा गुरु था और उसे झांग जिनियन और चेयरमैन चेन जैसे पुराने मित्रों से मार्गदर्शन प्राप्त था।
अगर वह जल्दी ठीक नहीं हुआ तो यह अजीब होगा। आधे महीने बाद 22 जुलाई, छठे चंद्र महीने का 27वां दिन। आज लिटिल के रान का पहला जन्मदिन था। चरण और प्रिया ने उसके लिए एक भव्य जन्मदिन का भोज रखा, जिसमें कई रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया गया था। सुबह सुबह मेहमान बधाई देने के लिए फुयुआन पहुंचने लगे। चरण ने आने वाले मेहमानों का अभिवादन किया। विक्रम, शरद, केंदाजी और अन्य लोगों ने अभिवादन में मदद की। प्रिया और पावनी के लिए वे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बैठक कक्ष में बातें कर रहे थे। प्रिया का मायका परिवार, राजधानी से डू परिवार, कल सुबह ही आ गया था। इस समय विनलिजुन लिटिल के रान को कसकर पकड़े हुए था, उस पर बेहद लाड़ प्यार कर रहा था। लिटिल के रान ने आज एक चमकदार लाल औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी। ऊपर एक उत्कृष्ट कढ़ाई वाली छोटी आस्तीन वाली शर्ट और नीचे एक प्लीटेड स्कर्ट। ये पोशाक प्रिया ने खुद डिज़ाइन की थी और स्वीटहार्ट फैशन कंपनी ने इसे विशेष रूप से बनाया था। छोटी के रान गोरी और मोटी थी, उसके होंठ गुलाबी, दांत सफ़ेद और आंखें काली ऑब्सीडियन जैसी थीं। इस पोशाक में वह किसी नन्ही दिव्य बच्ची से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। चूंकि वह अक्सर लिंक्वान जल पीती थी, इसलिए छोटी के रान का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर था और उसका विकास सामान्य बच्चों से पहले हुआ था। इस समय वह पहले से ही स्थिर होकर चल सकती थी और कुछ सरल दोहराए जाने वाले शब्दों का उच्चारण कर सकती थी। उदाहरण के लिए, वह पापा, माँ, चाचा और मामा जैसे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण कर सकती थी। विनलिजुन अब उसे गोद में लिए हुए थे और उसे मामा कहना सिखा रहे थे। मामा का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन छोटी के रान ने उसका साथ दिया और जल्द ही उसे स्पष्ट रूप से पुकारा, मामा दादी। ओह हमारी प्यारी बच्ची, कितनी होशियार। जू हुंगली का चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान से चमक रहा था, जो प्रेम और दयालुता से भरी थी। घर के अंदर तो चहल पहल थी ही, आंगन भी पहले जन्मदिन के भोज में शामिल होने वाले मेहमानों से भरा हुआ था। चारण को जिस बात की उम्मीद नहीं थी, वह ये थी कि प्राचीन मार्शल दुनिया के कई संप्रदायों ने भी छोटी के रान के जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए प्रतिनिधि भेजे और बधाई उपहार लाए। शाओलिन, वुडान, माओशान संप्रदाय और कुनलुन संप्रदाय के मठाधीश, जो चारण के मित्र थे, ने भी अपने लोगों को इसमें शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चेन जियांगवांग भी एक भारी उपहार लेकर पहुंचे। जब चरण उनका अभिवादन करने गए तो चेन जियांगवांग ने पहले अपना उपहार दिया और फिर दूसरा उपहार दिया। चरण थोड़ा हैरान हुआ। चेन जियांगवांग ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, महान नेता को पता था कि आपकी बेटी का पहला जन्मदिन भोज है, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से आना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक उपहार तैयार किया और मुझे इसे लाने के लिए कहा। चेन जियांगवांग का अपना उपहार ज़ेड लुई राजदंडों की एक जोड़ी थी, जबकि महान नेता का उपहार एक सुलेख था जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद लिखा था। चेन जियांगवांग ने इसे चरण की प्रशंसा के लिए खोला। सुलेख में 8 बड़े अक्षर लिखे थे, शांति और आनंद, उज्ज्वल भविष्य। महान नेता की सुलेख शक्तिशाली और प्रवाहपूर्ण थी, पहली नज़र में स्पष्ट रूप से असाधारण। चरण कुछ हद तक खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केरान का जन्मदिन का भोज महान नेता को भी चिंतित करेगा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना आशीर्वाद भेजा था। केरान की देखभाल के लिए महान नेता का बहुत बहुत धन्यवाद, और चेयरमैन चेन का भी व्यक्तिगत रूप से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। चरण ने जल्दी से उपहार खुद लिए और बटलर वांग को रखने के लिए दे दिए। चेन जियांगवांग के साथ कुछ पल बातचीत करने के बाद अन्य अतिथि प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो चरण ने उनसे कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया और अन्य अतिथियों का अभिवादन करने में व्यस्त हो गए। लगभग 10 बजे तक अधिकांश अतिथि आ चुके थे। चरण और प्रिया पहले जन्मदिन के भोज में आए मेहमानों का धन्यवाद करने के लिए लिटिल केरान को भी लाया गया। कुछ विनम्रता के बाद ये जुआ जो पहला जन्मदिन 1 वर्षीय को पकड़ना समारोह का समय था। चरण और प्रिया अच्छी तरह से तैयार थे। समारोह के लिए मेज विभिन्न वस्तुओं से भरी हुई थी। अध्ययन के 4 खजाने थे, एक एबेकस, एक खड़खड़ ड्रम, कैंची, एक कंघी, एक बांसुरी, एक लकड़ी का चम्मच, उबले हुए बंस, एक स्टीलयार्ड वजन, 5 सम्राट सिक्के, एक लौकी, एक लकड़ी का चाकू, एक मोहर, एक भाग्य बैग, एक ज़ेड लुई राजदंड और अन्य वस्तुएं। एक बार जब सब कुछ रख दिया गया, चरण ने लिटिल केरान को पकड़ लिया। मेज के सामने खड़ा था और धैर्यपूर्वक अपनी बेटी से कहा, रान, मेज पर इन चीज़ों को देखो। तुम्हें कौन सी पसंद है? आसपास के मेहमानों की निगाहें उस पर टिकी थीं, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि नन्ही बच्ची क्या चुनेगी। नन्ही केरान ने अपने गोल मटोल नन्हे हाथ फैलाए, सबसे पहले मेज पर रखी बांसुरी को पकड़ा। उसने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर बाकी चीज़ों से खेलने लगी। सब उसे मेज पर रखी अलग अलग चीज़ों को छूते हुए देख रहे थे, मानो हर एक चीज़ में उसकी दिलचस्पी हो। चरण और प्रिया अपनी बेटी के उलझन भरे भाव देख रहे थे और उनके चेहरे पर स्नेह साफ झलक रहा था। किसी ने उसे जोर नहीं दिया, बस केरान के खुद चुनने का इंतजार कर रही थी। नन्ही केरान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थीं, उसने सारी चीज़ें अपनी ओर खींच लीं।
बड़े फूबैग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। नन्ही ने बड़ी मुश्किल से फूबैग को खींचा, बैग खोला और मेज़ पर रखी चीज़ें एक एक करके उसमें डाल दीं। आसपास के लोग ये नज़ारा देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। नन्ही सी बच्ची कितनी लालची है ना। सबकी निगाहों के सामने नन्ही के रान ने मेज़ से सारी छोटी छोटी चीज़ें फूबैग में डाल दीं। बाकी जो चीज़ें उसमें नहीं आ पा रही थीं उन्हें उसने अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। सब कुछ पैक करके ले जाने की उसकी इच्छा को देखकर चरण और प्रिया का दिल पिघल गया। लगता है हमारी नन्ही सी बच्ची भविष्य में बहुमुखी प्रतिभा की धनी होगी और व्यापक रूप से विकास करना चाहती है। वेन लिजुन ने उसकी प्रशंसा करते हुए ठहाके लगाते हुए कहा, हमारी रानरान कितनी प्यारी है। पावनी भी बगल से मुस्कुराए। मेहमानों ने भी जल्दी से अपना आशीर्वाद और प्रशंसा अर्पित की। मौके पर माहौल जीवंत और सामंजस्यपूर्ण था। झांग जिनियन आगे बढ़ा, कुछ क्षणों तक उसे गौर से देखा, अपनी उंगलियों से गणना की और नन्ही के रान को विस्मय से भरी आंखों से देखा। वह चरण की ओर मुस्कुराया और कहा, चरण, आपकी बेटी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और ताओवादी कलाओं को विकसित करने के लिए एक अच्छी पौध है। मैं उसे अपना अंतिम शिष्य बनाना चाहता हूं और उसे वह सब कुछ सिखाना चाहता हूं जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उसे मेरी शिष्या बनने देंगे। झांग जिनियन को ये कहते सुनकर चरण अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। चारण के हृदय में झांग जिनियन एक रहस्यमय और गहन गुरु थे। इसके अलावा पुनर्जन्म के बाद से ही वे इन आध्यात्मिक और भाग्य संबंधी विषयों में भी विश्वास करते थे। इसके अलावा हाल ही में उन्हें जियांग तोऊ की पीड़ा का सामना करना पड़ा था और झांग जिनियन ने ही उन्हें इससे मुक्ति दिलाई थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें झांग जिनियन जैसे योग्य व्यक्ति से सीखने में कोई आपत्ति नहीं थी। बात बस इतनी है कि केरान अभी बहुत छोटी है। अगर वह शिष्या बन जाती तो क्या उसे और प्रिया को छोड़ना पड़ता। ये सोचकर चरण हिचकिचाया। चरण की हिचकिचाहट देखकर झांग जिनियन ने जल्दी से पूछा, क्या आपको कोई चिंता है। बेझिझक बोलें। ये देखकर चरण ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूँ, लेकिन रानरान अभी भी युवा है और तियान तियान और मैं उससे अलग नहीं होना चाहते। उसकी चिंता सुनकर झांग जिनियन मुस्कुराए और कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केरान अभी भी युवा है, इसलिए मैं अक्सर उसे देखने के लिए फूरुई कोर्टयार्ड आ सकता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे हर साल केवल 3 महीने मेरे साथ अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। चरण ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह स्वीकार्य है, इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है। उसने एक जेड पेंडेंट निकाला और चरण को दे दिया। यह जेड पेंडेंट मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से आशीर्वादित किया गया था। ये केरान को आपदाओं से बचाने और उसकी सुरक्षा की रक्षा करने में मदद कर सकता है। उसे इसे अपने शरीर के करीब पहनने दो। चरण ने हाथ बढ़ाकर जेड पेंडेंट लिया, इसे अपने हाथ में चिकना और गर्म महसूस किया। वह इसे छूकर ही जान गया कि यह जेड का एक अच्छा टुकड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चरण ने महसूस किया कि यह जेड पेंडेंट आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था, स्पष्ट रूप से एक साधारण वस्तु नहीं। उसने जल्दी से झांग जिनियन को धन्यवाद दिया और प्रिया से इसे अपनी बेटी को पहनाने के लिए कहा। लिटिल केरान को वास्तव में यह जेड पेंडेंट पसंद आया। वह अपने सीने पर पेंडेंट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, इसे नीचे रखने में असमर्थ थी। चरण ने उसे पकड़ लिया और उसे झांग जिनियन की ओर देखने को कहा, रानरान, यह अब से तुम्हारा स्वामी होगा। झांग जिनियन खिलखिलाकर हंसा और जल्दी से उसे चरण की बाहों से लेने के लिए आगे बढ़ा। आसपास की भीड़ ने केरान को माओशान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख द्वारा अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए तुरंत बधाई दी। कुछ देर के उत्साहपूर्ण उत्सव के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया। नन्ही केरान की देखभाल वेन लिजुन, प्रिया और अन्य लोगों ने की, जबकि चरण ने मेहमानों का मनोरंजन करने और सभी को टोस्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। केरान के पहले जन्मदिन के भोज में बहुत सारे मेहमान शामिल हुए थे। फूरुई कोर्टयार्ड में आज एक भव्य भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 60 से ज्यादा मेजें थीं। जब तक उन्होंने इतने सारे मेहमानों को टोस्ट किया, तब तक चरण चलते समय लड़खड़ा रहे थे। हालांकि वह आज खुश थे, इसलिए उन्होंने दूसरों के सभी टोस्ट स्वीकार कर लिए। भोजन दोपहर 2 बजे के बाद तक चला। चरण ने होश संभाला और प्रिया के साथ मेहमानों को विदा किया। विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने भी एक एक करके विदाई दी। अंत में फूरुई आंगन में केवल करीबी रिश्तेदार और अच्छे दोस्त ही रह गए। उदाहरण के लिए डू परिवार, साथ ही शरत और विक्रम और पावनी और अन्य भी। शाम को सभी ने फिर से एक साथ भोजन किया। शरत, विक्रम और पावनी अन्य लोगों के साथ अंततः चले गए। अगले दिन डू परिवार बीजिंग लौटने की तैयारी कर रहा था और चरण ने उन्हें बीजिंग वापस भेजने के लिए एक विमान की व्यवस्था की। चरण, तियान तियान अब काफ़ी गर्भवती है, आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ये सुनकर चरण ने जल्दी से सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, मैं तियान तियान और केरान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। माँ, आपको भी अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। प्रिया की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ वेन लिजुन को देखा।
अगर वह अभी गर्भवती न होती, जिससे लंबी दूरी की यात्रा असुरक्षित हो जाती, तो चरण उसे कुछ समय के लिए बीजिंग रहने के लिए ले जाता। तियान तियान, उदास मत हो, हम थोड़ी देर में फिर से तुमसे मिलने आएंगे। वेन लिजुन ने अपनी बेटी को गले लगाया और कुछ पल के लिए उसे धीरे से दिलासा दिया। विदाई कहने के बाद चरण और प्रिया ने डू परिवार को विमान में चढ़ते देखा। विमान ने उड़ान भरी, धीरे धीरे फूरुई कोर्टयार्ड से दूर जाकर आकाश में गायब हो गया। चरण ने एक हाथ में केरान को पकड़ रखा था। प्रिया ने अनिच्छा से अपनी नज़रें हटा लीं और चरण के साथ फूरुई आंगन में लौट आए। लिविंग रूम में लौटकर चरण ने केरान को नीचे बिठाया। छोटा बच्चा दौड़कर मेज पर गया और उस पर रखे खिलौनों से खेलने लगा। जैसे ही चरण प्रिया को सोफे पर बैठा रहा था, उसकी जेब में अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने जेब से फ़ोन निकाला और कॉल का जवाब दिया। श्री चरण, मैं रेन युवानचाओ हूँ। हमें यहाँ स्कूल के निर्माण स्थल पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रेन युवानचाओ ने चरण को विस्तार से स्थिति बताई। कुछ समय पहले चरण ने एक अस्पताल और एक स्कूल के निर्माण के लिए सरकार से ज़मीन के 2 भूखंड लिए थे। अस्पताल का निर्माण बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि स्कूल, जिसका निर्माण अभी शुरू हुआ था, को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। रेन युवानचाओ ने चरण को बताया कि निर्माण स्थल पर भूतों की अफवाहें हाल ही में फैली थीं और कई मजदूरों ने कसम खाई थी कि उन्होंने खुद भूत देखे हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने लाल रंग की एक महिला भूत देखी, जबकि अन्य ने दावा किया कि उन्होंने शिशु आत्माओं को देखा और महिला भूतों के रोने वगैरह की आवाज़ें सुनी। निर्माण स्थल पर फैली इन अफवाहों ने सभी की रूह कंपा दी। कई मजदूर डरे हुए पंछी की तरह थे, रात में अकेले काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ डरावनी घटनाएं भी हुईं, जैसे निर्माण दल द्वारा लगाए गए तंबुओं के आसपास खून के निशान और मरे हुए पक्षियों का दिखना। इन घटनाओं ने निर्माण मजदूरों को भयभीत कर दिया, जिससे काम करना असंभव हो गया। ताकि वे निर्माण कार्य सामान्य रूप से आगे बढ़ा सकें, निर्माण स्थल पर भूत प्रेत की अफवाह फैल गई और रेन युवानचाओ ने रात्रि गश्त का आयोजन किया। लेकिन गश्ती दल के सदस्यों को ये देखकर बहुत डर लगा कि उन्होंने अपनी आंखों से एक क्षणिक सफ़ेद साया और मंद मंद करुण क्रंदन देखा। उस समय गश्ती दल के सदस्य इतने डर गए कि वे अपनी टॉर्च जमीन पर गिराकर भाग गए। अगले दिन कई मजदूर हड़ताल पर चले गए, ये कहते हुए कि यह जगह बुरी है और वे काम पर वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस बात ने रेन युवानचाओ को सिरदर्द दे दिया। उसने सोचा कि चारण का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए वह उससे सलाह लेने आया कि क्या कोई उपाय है। जब चारण को स्थिति समझ में आई तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसका मानना था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में मृत्यु के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन आत्मा न तो भौतिक हो सकती है और न ही बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। उसने खुद इसका अनुभव किया था। अपने पिछले जन्म में उसने किन जेंगहुओ और अन्य लोगों को देखा था, क्रोध से भरकर और उन्हें पीटकर अपना गुस्सा निकालने की इच्छा से, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वास्तविक दुनिया में आत्मा शरीर लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। क्या ये हो सकता है कि निर्माण स्थल पर मौजूद लोग प्रतिशोधी आत्माएं हों? चरण को तो यहाँ तक संदेह होने लगा कि क्या प्रतिशोधी आत्माएं होती हैं। हालांकि चरण निर्माण स्थल पर इस संदिग्ध अलौकिक घटना से न तो डर रहा था और न ही चिंतित। आखिरकार वह माओशान संप्रदाय के प्रधानाचार्य झांग जिनियन को जानता था। एक फ़ोन कॉल से सब कुछ पता चल जाता। ये सोचकर चरण ने रेन युवानचाओ से कहा, श्रीमान रेन, कृपया पहले मजदूरों को शांत कर दीजिए, मैं इसका कोई हल ढूंढ लूंगा। रेन युवानचाओ ने चरण की बातें सुनी और उनका उठा हुआ दिल आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। ठीक है श्रीमान चरण। फ़ोन रखते ही उनके बगल में खड़ी प्रिया ने चिंता से पूछा, पतिदेव क्या हुआ? चरण ने उसे निर्माण स्थल पर हुई गड़बड़ी के बारे में संक्षेप में बताया और प्रिया भी थोड़ी घबरा गई और डर गई। चरण को डर था कि वह ज्यादा सोचेगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम माओशान संप्रदाय के प्रधानाध्यापक झांग जिनियन को जानते हैं। उनके पास इस तरह की समस्या का कोई न कोई हल जरूर होगा। तो पतिदेव जल्दी से उन्हें बुलाओ, प्रिया ने तुरंत उनसे आग्रह किया। हम, चरण ने सिर हिलाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या वे हुआंगान काउंटी से अभी तक निकल चुके हैं। कल के रान के पहले जन्मदिन के भोज में शामिल होने के बाद विभिन्न संप्रदाय चले गए थे और झांग जिनियन ने माओशान संप्रदाय के शिष्यों को भी ले लिया था। उसे नहीं पता था कि वे इस समय हुआंगान काउंटी में हैं या नहीं। चरण ने अपना फ़ोन निकाला और झांग जिनियन का नंबर डायल किया। झांग जिनियन का फ़ोन चरण की ओर से एक उपहार था। ये चरण का रिटर्न गिफ्ट था, ये सोचकर कि भविष्य में एक दूसरे से संपर्क करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी काम आएगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ से उठाने में कुछ सेकंड लगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से झांग जिनियन की आवाज़ आई, चरण मैं हूँ, बड़े भाई झांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। झांग जिनियन अब के रैंक के गुरु थे, इसलिए चरण स्वाभाविक रूप से उन्हें चाचा कहकर नहीं बुला सकते थे। वह अपनी बेटी की पीढ़ी के नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना पता बदल दिया।
क्या आपको कोई परेशानी हुई है? झांग जिनियन का स्वर शांत था, लेकिन वह तुरंत समझ गए कि चरण उन्हें क्यों ढूंढ रहे थे। चरण मन ही मन झांग जिनियन को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। वह मुस्कुराया, ये वाकई मुश्किल है। मैं हुआंगान काउंटी में एक अस्पताल और एक स्कूल बनाने के लिए निवेश कर रहा हूँ। फिलहाल अस्पताल का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि स्कूल निर्माण स्थल पर असामान्य घटनाएं होती रहती हैं। वहां भूत प्रेत होने की अफवाहें फैल रही हैं और मजदूरों को चैन नहीं मिल रहा। बड़े भाई झांग, हमें ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम बस आपकी मदद मांग सकते हैं। झांग जिनियन चारण की बातें सुनकर थोड़ा रुका, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैंने अभी हुआंगान काउंटी नहीं छोड़ा है। मैं 2 शिष्यों को लेकर थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, चारण ने तुरंत जवाब दिया। फोन रखकर उसने प्रिया से कहा, हेडमास्टर झांग अभी हुआंगान काउंटी से नहीं गए हैं। वह जल्द ही यहाँ आएंगे। ये सुनकर प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया, हेडमास्टर झांग के यहाँ होने से मुझे विश्वास है कि यह मामला जरूर सुरक्षित रूप से सुलझ जाएगा। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद झांग जिनियन 2 शिष्यों के साथ फुरुई प्रांगण में लौट आया। बटलर वांग ने खुद उनका स्वागत किया। बड़े भाई झांग, चारण ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। झांग जिनियन मुस्कुराए और सिर हिलाकर सोफे पर बैठ गए। केरान को सोफे पर खिलौनों से खेलते देखकर उन्होंने उसे पुकारा, रानरान। केरान ने किसी को पुकारते सुना, ऊपर देखा और झांग जिनियन को देखकर वह खुशी से मुस्कुराए और अपनी छोटी छोटी टांगों से उनके पास चली आई। चाचा, चाचा, उसने झांग जिनियन को पुकारा। झांग जिनियन मुस्कुराया और बोला, चाचा नहीं, मैं आपका मालिक हूँ, मास्टर। माँ, मास्टर। छोटे केरान ने उसका उच्चारण सीखा और आवाज लगाए। झांग जिनियन के चेहरे पर राहत के भाव थे। उसने हाथ बढ़ाकर केरान को गले लगा लिया। गुरु और शिष्य के बीच बातचीत के बाद झांग जिनियन बोला, निर्माण स्थल पर अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मुझे खुद वहां जाकर जांच करनी होगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है। तो फिर जाने का सही समय क्या है? चारण को ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह झांग जिनियन से सिर्फ पूछ पाया। शाम, झांग जिनियन ने कहा, रात 11 बजे निकलने में ज्यादा देर नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चारण भी अपनी आंखों से देखना चाहता था कि वह राक्षस कैसा है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद खाने का समय हो गया। चारण ने रसोइये से झांग जिनियन और उसके शिष्यों के स्वागत के लिए एक शानदार डिनर तैयार करवाया। झांग जिनियन के अन्य 2 शिष्य, एक पुरुष और एक महिला थे। सबसे बड़े शिष्य चेंग यूफेंग इस वर्ष 22 वर्ष के थे और दूसरे शिष्य बाई यंग केवल 19 वर्ष की थीं। अब केरान उनकी छोटी बहन बन गई थी और चून की उम्र में काफी अंतर था, इसलिए दोनों ही केरान को बहुत प्यार करती थीं। रात के खाने के बाद चरण ने बटलर वांग से झांग जिनियन और उनके समूह के आराम करने के लिए आंगन की व्यवस्था की। अभी भी सुबह थी और चूंकि वे आज रात भूत शिकार पर जा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले अच्छी तरह से आराम करने की आवश्यकता थी। फुरुई आंगन में चरण ने भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हुए आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रात के 11 बजे चरण, जियांग मुवान और लू हुई, झांग जिनियन और उनके 2 शिष्यों के साथ सभी एक कार में सवार होकर रवाना हुए। निर्माण क्षेत्र में पहुंचकर सभी लोग दूर से कार से उतर गए और निर्माण स्थल की ओर चल दिए। 11 बजे मजदूरों के तंबुओं में बहुत से लोग अभी भी जाग रहे थे और कभी कभार बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। झांग जिनियन के नेतृत्व में चरण और अन्य लोगों ने एकांत कोना ढूंढा और आराम करने के लिए बैठ गए। उनमें से कुछ लोग अंधेरे में कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। गर्मी की रात में हल्की हवा चल रही थी, जिससे वहां बैठना काफी ठंडा लग रहा था। अनगिनत तारे भी थे और चांदनी भी धुंधली थी। चरण को कोई भयानक माहौल महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और मजदूरों के तंबू शांत हो गए, केवल खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। चरण झांग जिनियन और अन्य लोगों के साथ बैठा पालथी मारकर अपनी साधना का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसे समय बीतता हुआ महसूस नहीं हुआ। रात के 12:10 बजे निर्माण स्थल से अजीब सी आवाजें आती दिखीं। ये किसी औरत के रोने जैसी लग रही थी, पर साथ ही किसी बच्चे और जानवर के विलाप जैसी भी। ये सुनकर किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चरण ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें चढ़ाकर आवाज का स्रोत समझने की कोशिश की। हालांकि झांग जिनियन आंखें बंद किए रहा और उठने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसे इतना शांत देखकर चरण भी धैर्यपूर्वक देखता रहा। जब आवाज दूर से पास की ओर लगभग मजदूरों के तंबू तक पहुंची तो चरण ने एक सफेद परछाई को तेजी से गुजरते देखा। वह चीज क्या थी? सफेद परछाई इतनी तेजी से गुजरी कि चरण उसे साफ साफ दिखाई नहीं दिया। उसे बस इतना लगा कि उसका आकार बहुत छोटा है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके बगल में खड़ा झांग जिनियन अचानक उछल पड़ा और सफेद परछाई का पीछा करने लगा। झांग जिनियन तेजी से उस सफेद आकृति की ओर दौड़ा। चरण, चेंग यूफेंग और बाई यंग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी को अपना पीछा करते देख सफेद आकृति भागने के लिए मुड़ी।
एक ही सांस में झांग जिनियन उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और उसके भागने का रास्ता रोक दिया। सफ़ेद आकृति कुछ देर रुकी, मुड़कर भागने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि चरण और बाकी 2 लोग उसके पास आ पहुंचे थे, ज्यादा दूर नहीं। एक चिमटे के हमले में फंसकर सफ़ेद आकृति जमीन पर गिर पड़ी और तभी सभी को उसका रूप रंग साफ दिखाई दिया। वह लगभग 1 मीटर लंबा था, दुबला पतला, थोड़ा बेढंगा शरीर और एक वयस्क जितना बड़ा सिर। उसके चेहरे को देखने पर उसकी नुकीली नाक और बंदर जैसा जबड़ा था। उसके चेहरे पर कई महीन रेखाएं और पीले धब्बे थे, जिससे वह छोटा, बूढ़ा और बदसूरत लग रहा था। पहली नज़र में वह सचमुच थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन चरण समझ गया कि वह कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि एक इंसान था। तो क्या तुम ही चाले चल रहे थे? चरण ने उसके सफ़ेद कपड़े और खून से भरी बाल्टी देखी और आश्चर्य से चिल्लाया। यह एक बौना था, कद में छोटा, लगभग 60 साल का। इस समय उसकी पीठ पर रखे बैग से एक महिला के धीमे रोने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। खुद को घिरा देखकर बौने का चेहरा एकदम बदल गया और उसने तुरंत बगल से निकलने की कोशिश की। चरण और झांग जिनियन ने यह देखा तो उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। आगे की मुठभेड़ में बौना उन चारों का कोई मुकाबला नहीं कर सका और झांग जिनियन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। चरण ने देखा कि उसके सामने वाला बौना केवल प्रकाश कौशल में ही निपुण था, उसकी युद्ध कला चरण से थोड़ी ही बेहतर हो सकती है। हालांकि झांग जिनियन के सामने ये कुछ हद तक अपर्याप्त था। झांग जिनियन ने बौने के एक्यूपॉइंट बंद कर दिए थे, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था, और उसने गुस्से से चरण और दूसरों को घूरा। चरण ने अपने थैले में हाथ डाला और एक रेडियो निकाला, जिससे उसकी आवाज़ बंद हो गई। अंधेरी रात में औरत का रोना बहुत भयानक लग रहा था। उसकी जांच करने के बाद चरण ने पूछा, क्या तुम ही पिछले कुछ दिनों से निर्माण स्थल पर शरारतें कर रहे थे? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बौने ने ठंडी सांस ली, मुंह कसकर बंद कर लिया और कोई जवाब देने का इरादा नहीं दिखाया। जाओ, इधर उधर देखो, कहीं उसका कोई साथी तो नहीं है। झांग जिनियन ने हाथ हिलाकर अपने दोनों शिष्यों को निर्देश दिया। जी हाँ, गुरु। चेंग यूफेंग और बाई यंग ने आदेश लिया और तुरंत आसपास की तलाशी लेने निकल पड़े। चलो उसे वापस ले चलते हैं और उससे अच्छी तरह पूछताछ करते हैं। चारण ने भौहें चढ़ाईं, ये देखकर कि बौना सच कबूल करने को तैयार नहीं था और उसे वापस ले जाकर गहन पूछताछ करने के लिए तैयार हो गया। झांग जिनियन ने हाथ हिलाया और कहा, इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपने पास से एक ताबीज निकाला, अपनी उंगली का पो काटा, ताबीज के कागज़ पर कुछ निशान बनाए और फिर उसे बौने के माथे पर लगा दिया। यह क्या है? एक सत्य ताबीज, यह उसे सच बोलने पर मजबूर कर सकता है। झांग जिनियन बोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बौने की आंखों में गौर से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? इस खाली जगह पर चाले चलने का क्या मकसद है? चारण ने आश्चर्य से झांग जिनियन को देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें ऐसी क्षमता होगी। बौने की आंखें सूनी हो गईं, उसका मुंह हिलने लगा और एक कर्कश, अप्रिय आवाज़ सुनाई दी। मैं एक कब्र उचक्का हूँ। इस जमीन के नीचे एक प्राचीन कब्र संग्रह है। मैं निर्माण टीम के काम शुरू करने से पहले ही सभी दफन कलाकृतियों को चुरा लेना चाहता था, इसलिए मैंने निर्माण टीम की प्रगति में देरी करने के लिए कई अलौकिक घटनाएं रचीं। चरण सचमुच हैरान था, उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि इस जमीन के नीचे एक प्राचीन कब्र संग्रह होगा। हालांकि झांग जिनियन हैरान नहीं था। जब वह पहले आया था तो उसे इस क्षेत्र में फेंग शुई की विचित्रता का पहले ही आभास हो गया था। बस रात में दृश्यता कम थी, इसलिए वह केवल एक सामान्य अनुमान ही लगा सका। अब कब्र उचक्का की बातें सुनने के बाद उसने अपने संदेह की पुष्टि कर दी। ये प्राचीन कब्र संग्रह किस काल का है और आपको इसके बारे में कब से पता है? आपने अंदर से कितनी चीजें निकाली हैं? झांग जिनियन ने जोर देकर कहा, मुझे इसकी खोज आधे महीने पहले हुई थी। ये पूर्वी हान राजवंश के कुलीनों का एक प्राचीन कब्र संग्रह होना चाहिए। मैंने अंदर से कुछ मुद्रा, कांसे की कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन वगैरह निकाले हैं। बौने की आंखें खाली थीं और उसने स्तब्ध होकर जवाब दिया। चरण और झांग जिनियन दोनों थोड़े हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह कब्र चोर उनकी जानकारी के बिना इतना कुछ कर सकता है। क्या तुम्हारे कोई और साथी हैं? नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। ये सुनकर चरण ने राहत की सांस ली। बिना साथियों के तो और भी आसान होगा। चलो पहले उसे वापस ले चलते हैं। चरण ने एक पल सोचा, इतनी बड़ी बात को छुपाया नहीं जा सकता था। लौटने के बाद बेहतर होगा कि अधिकारी ही इस काम के लिए लोगों का इंतजाम करें। ठीक है। झांग जिनियन ने सिर हिलाया और बौने को मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। चेंग यूफेंग और बाई यंग वापस आए और चरण और झांग जिनियन से कहा, हमने चारों तरफ खोजबीन कर ली है और आसपास उसका कोई साथी नहीं है। पहले वापस चलते हैं। झांग जिनियन ने चेंग यूफेंग को बौने को उठाने के लिए कहा और सब लोग साथ में गाड़ी में वापस आ गए। मजदूरों के तंबू के अंदर कुछ मजदूरों ने बाहर की हल्की सी हलचल सुनी तो डर के मारे कांप उठे और बाहर आकर जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि चरण और बाकी लोगों ने अपराधी को पहले ही पकड़ लिया था। फुयुआन लौटने पर रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। चरण ने किसी को आदेश दिया कि पहले कब्र पर हमला करने वाले को हिरासत में लिया जाए। उसने लू हुई को भी निर्देश दिया कि वह लोगों को निर्माण स्थल पर गश्त के लिए ले जाए। वह और झांग जिनियन भी पहले आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट आए। किसी भी मामले को कल तक निपटाना होगा, नींद ज्यादा जरूरी थी। चरण अपने कमरे में लौटा, अपने बाहरी कपड़े उतारे और अपनी पत्नी और बेटी को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते देखा। उसकी आंखें कोमलता से भर आईं। उसने सावधानी से रजाई का कोना उठाया और प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। अपनी पत्नी की हल्की सी खुशबू को सूंघते हुए उसने संतोष से आंखें बंद कर लीं और शांति से सो गया। अगले दिन नाश्ते के बाद चरण ने हुआंगान काउंटी के लिए काउंटी मजिस्ट्रेट ली चांगमिंग को फ़ोन किया। चरण का फ़ोन आते ही ली चांगमिंग ने जल्दी से फ़ोन उठाया और विनम्रता से पूछा, शिक्षाविद किन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चरण ने शुरू किया, ली काउंटी मजिस्ट्रेट, क्या आपको अभी भी ज़मीन के वो 2 प्लॉट याद हैं जो आपने मुझे कुछ समय पहले आवंटित किए थे? ये सुनकर ली चांगमिंग का दिल बैठ गया। उसे डर था कि शायद ज़मीन में कोई समस्या होगी। उसने जल्दी से पूछा, मुझे याद है। क्या इन 2 प्लॉटों में कुछ गड़बड़ है? अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन तो सामान्य है, लेकिन स्कूल बनाने के लिए ज़मीन, उसके नीचे एक प्राचीन मकबरा परिसर बन गया है। क्या? चरण की बातें सुनकर ली चांगमिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। इसीलिए हमें पता है कि नीचे एक प्राचीन मकबरा परिसर है, क्योंकि एक मकबरा लुटेरे ने। चरण ने ली चांगमिंग को पिछली रात की घटना का संक्षिप्त विवरण दिया। ली चांगमिंग बहुत हैरान हुए और उन्होंने तुरंत चरण के प्रति आभार और क्षमा याचना व्यक्त की। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, शिक्षाविद किन। चूंकि इस जमीन का इस्तेमाल स्कूल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करूंगा जो आपके लिए इस जमीन के बदले में दूसरी जमीन ले लेगा। ठीक है, तो मैं ली काउंटी मजिस्ट्रेट को इसके लिए परेशान करूंगा, चरण ने सिर हिलाया। बाद में मैं किसी से उस कब्र उग्रवादी को भेज दूंगा। वैसे उसके पास मार्शल आर्ट के हुनर हैं, इसलिए आपको उसकी सावधानीपूर्वक रखवाली करनी होगी। ठीक है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया, शिक्षाविद किन। ली चांगमिंग ने बार बार सिर हिलाया, उनके स्वर में उत्साह का भाव था। फोन रखने के बाद चरण ने किसी को कब्र उग्रवादी को ली चांगमिंग के पास भेजने का इंतजाम किया। अपना काम पूरा करने के बाद चरण झांग जिनियन को ढूंढने चला गया। इस बार बड़े भाई झांग की बदौलत हम इस मामले को इतनी जल्दी सुलझा पाए। मेरा तहे दिल से शुक्रिया, झांग जिनियन ने हाथ हिलाकर कहा। आपका स्वागत है चरण, मैं भी आपका ऋणी हूँ। उस औषधि को लेने के बाद ही मैं एक उच्च लोक में पहुँच पाया। और हाँ, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए।